नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा। इस किसान संसद की इजाजत कोविड शर्तों के साथ मिली है। उधर बीकेयू के किसान नेता राकेश टिकैत ने आज संसद घेराव का इरादा जताकर पुलिस को चुनौती बढ़ा दी है। किसानों के मुद्दे पर सरकार से दो हाथ का नया राउंड शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति आज से संसद सत्र चलने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। इस कवायद का नाम प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से रखा गया है, किसान संसद। डीडीएमए से मिली इजाजत के मुताबिक अधिकतम 200 की संख्या में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारी अपनी किसान संसद चलाएंगे। आज से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का मोर्चा जंतर मंतर पर डटा रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ सुबह 10 बजे रवाना होंगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी और बॉर्डर से किसानों का कोई भी जत्था जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान अपने प्रदर्शन में हर रोज शामिल होंगे और उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 200 लोग जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके हम लेके जाएंगे। पिछला जो एपिसोड था, जिस ट्रैप में हम फंसे थे, उस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए कोई गलत तत्व हमारे मोर्चे में शामिल ना हो। एक तो नंबर ऑफ फार्मर्स को हमने सीमित रखा और आइडेंटिफाई करके हर संगठन का एक कोटा तय कर दिया। उस कोटे के हिसाब से सूची मंगा ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत संसद घेराव का इरादा रख रहे हैं। परमिशन नहीं मिलेगी तो जाएंगे, जहाँ उनको रोकना होगा वो रोक लेंगे। हमको वैसे थोड़ा जा रहे कि चोरी छुपे जा रहे, क्यों जा रहे, वही ऐसा भी नियम कर रहे कि 20-20 आदमी को 10-10 आदमी को गाड़ी भेज कर जा रहे, आप वहाँ पर चल जाओ, तो उस तरह का भी हमारा वो नहीं है। हम जो जा रहे बता कर जा रहे, और लोकतांत्रिक देश में इससे सरलता से आंदोलन करने का कौन सा तरीका है, वो तरीका बता दो। पुलिस किसी भी तरीके से नहीं परमिशन देती है, तब भी आप जाएंगे? और क्या करेंगे, फिर भी नहीं जानेगी। पुलिस अगर परमिशन नहीं देंगे तो जाएंगे, तो उनको गिरफ्तार करना, गिरफ्तार कर लो, यही तो होता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले साल नवंबर से तनातनी चल रही है। एक बार फिर से किसान संगठनों के तेवर के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी कर संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने को कहा है। किसान संगठनों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद सतर्कता बढ़ी है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। पॉर्न रैकेट में आरोपी राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। जांच में खुलासा हुआ है कि कुंद्रा का अश्लील धंधे में प्लान बी भी तैयार था। राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट की हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें कुंद्रा एंड कंपनी ने भविष्य के लिए इस धंधे का पूरा खाका तैयार कर लिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे राज कुंद्रा ने अपना प्लान बी तैयार किया था। कुछ दिनों पहले तक राज कुंद्रा की गिनती देश के कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर होती थी, लेकिन आज अगर किसी से आप पूछेंगे कि राज कुंद्रा जैसा बनना चाहेंगे, तो अधिकतर जवाब ना में ही होगा। कहावत पुरानी है लेकिन बड़ी ठोस है कि अर्श से फर्श पर आने में जरा भी देर नहीं लगती, और फिलहाल जेल में बंद राज कुंद्रा इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में कारोबारी राज कुंद्रा को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राज कुंद्रा ने भविष्य के लिए अपना प्लान बी भी तैयार कर लिया था। राज कुंद्रा को शायद अंदेशा था कि जांच एजेंसियों का पंजा किसी भी दिन उसकी गिरेबान और अश्लील धंधे तक जरूर पहुंचेगा। क्राइम ब्रांच को मिले व्हाट्सएप चैट इसी प्लान बी का खुलासा कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें राज कुंद्रा, उसके पूर्व पीए उमेश कामत और प्रदीप बख्शी के बीच धंधे और प्लान बी को लेकर प्लानिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा कैद है। एक चैट 10 नवंबर 2020 का है। इसमें राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच संदेशों का आदान प्रदान है। इसमें पहले एक न्यूज आर्टिकल का लिंक शेयर किया गया है। इस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक पोर्न कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को महाराष्ट्र साइबर सेल की सख्ती की जानकारी है। राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच बोलीफेम को लेकर बातचीत हुई। दरअसल राज कुंद्रा ने बोलीफेम को ही प्लान बी का नाम दिया था। बहुत बढ़िया हुआ कि हमने बोलीफेम की तैयारी की। हम ऑफिस आकर बात करते हैं। एचएफ को फिर से चालू करने के लिए हमें बीएफ को जारी रखना चाहिए। हमें तब तक के लिए सारे बोल्ड कंटेंट निकाल देने चाहिए। मुझे शक है कि वो लोग ऑल्ट वाला जी के कंटेंट निकालेंगे। ये इतना गंभीर नहीं है। वो लोग सिर्फ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को निकालने के लिए कहेंगे। हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। राज कुंद्रा और उमेश कामत के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में प्लान बी पर और लंबी बात हुई। धंधे से काली कमाई का भी जिक्र हुआ। मुझे नहीं लगता इससे फायदा होगा। अगर बोल्ड कंटेंट हटा लिया जाए तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आज फिल्म से कमाई महज 15 से 20 हजार हो रही है। लाइव कंटेंट ही भविष्य है। हमें पुराने कंटेंट को बेचकर जल्दी से 50 लाख कमा लेने चाहिए। राज कुंद्रा ने एच अकाउंट्स के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इसी ग्रुप के सदस्य आपस में अपने प्लान बी को लेकर बात करते थे। आगे देखिए इनकी क्या और प्लानिंग थी। बहुत बढ़िया, प्लान बी शुरू हो गया है। 2 से 3 सप्ताह में नया ऐप iOS और एंड्रॉयड में शुरू हो जाएगा। ये एक वरदान है। राज, क्या हम तब तक सभी बोल्ड फिल्म को हटा ले और फिर प्ले स्टोर से अपील करें? टोटल ऑर्डर 2139, टोटल कॉइन 4,77,684, टोटल सेल 6,37,932, MTD सेल्स 34,20,387, लाइव रेवेन्यू 1,85,859, मूवी सेल 4,52,073। शानदार। प्रदीप बख्शी, हमारी एक लाइव आर्टिस्ट प्रिया सेनगुप्ता को पेमेंट नहीं मिला है और वो सॉफ्ट कॉपी मांग रही है। राज कुंद्रा को ये भनक लग चुकी थी कि हॉट शॉट ऐप पर पुलिस की नज़र है। इसलिए नए व्हाट्सएप चैट्स में ये बात सामने आई है कि राज कुंद्रा एक प्लान बी की तैयारी कर रहा था। वो प्लान बी क्या था? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलीफेम के जरिए मॉडल्स का लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करवाना। वाकई राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट चौंकाने वाले हैं। राज की मुश्किल और बढ़ने वाली है क्योंकि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से एक सर्वर भी सीज किया है। आशंका है कि इस सर्वर का इस्तेमाल फोन, मूवी और कंटेंट को अलग अलग ऐप पर डाउनलोड करने के लिए होता था। मुंबई पुलिस इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए आईटी प्रोफेशनल की भी मदद ले रही है। फिलहाल राज कुंद्रा 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। जाहिर सी बात है कि इस अश्लील धंधे की अभी और कई परतों का खुलना बाकी है। न जाने कितने और बड़े नाम, बड़ी हस्तियां इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख और दिव्येश सिंह के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में जंग छिड़ गई है। आखिर क्या है ऑक्सीजन से हुई मौतों को छिपाने का सरकारी घोटाला? आइए देखते हैं। सड़कों पर ऑक्सीजन के लिए दौड़ते भागते लोगों की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में जो कहा, उसने अब सबको हैरान कर दिया। संसद में सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत से दूसरी लहर में एक भी मौत नहीं हुई। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने लिखित जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मौतों की रिपोर्टिंग की विस्तृत गाइडलाइंस केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई है। इसी आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केसों और मौतों की जानकारी नियमित तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं। हालांकि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन से कमी से कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की है।
सरकार के इस जवाब पर सबसे तीखा हमला सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी है, तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और बीजेपी भी कम हमलावर नहीं। उनकी सफाई है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने अपनी रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं आखिर उन्होंने सच क्यों छिपाया और आज दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं। जो सरकार अपनी जरा सी भी गलती नहीं मानती, जो सरकार सही आंकड़े नहीं दे सकती, झूठ बोला है उन्होंने सदन में। इस झूठ के खिलाफ कल मैं प्रिविलेज का नोटिस दे रहा हूं। आपने देश के सर्वोच्च सदन को गुमराह किया है, इसका मैं नोटिस दे रहा हूं। तो आप तैयारी क्या करेंगे? अगली जो तीसरी लहर आने की जो आशंका है उसमें क्या करेंगे आप? अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार, साफ सुथरी पारदर्शी सरकार होती है जो अपनी गलतियों को स्वीकारे। नहीं था ऑक्सीजन हमारे पास, स्वीकारिए, लेकिन ये जो डिनाई कर रहे हैं ना आप, ये आंकड़े के प्रबंधन से कोरोना प्रबंधन नहीं होगा। आपकी आंखों का पर्दा आपको हटाना होगा। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है? उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं, इसकी जिम्मेदारी भी तो ले केंद्र सरकार। विपक्ष की तरफ से तमाम पार्टियों ने सवाल दागे, जिसमें महाराष्ट्र से शिवसेना से लेकर एनसीपी ने बंदूक तान दी। लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए, कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन की नहीं बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, उनको पॉलिटिकल ऑक्सीजन जो है वो जो इस तरह से वो आज वेंटिलेटर पर उनका राजनीतिक भविष्य दिख रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमें पॉलिटिकल ऑक्सीजन भी सरकार ही दे, वो तो नहीं हो सकता। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। ऑक्सीजन संकट से मौत पर पल्ला झाड़ने की सियासी होड़ मची हुई है। मिलन शर्मा, जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ आम आदमी की मृत्यु के कारण पर ही राजनीति पर्दा नहीं डालती, बल्कि नौजवानों के नौकरी पाने के सपने भी मार दिए जाते हैं और मारे जाने की वजह कोई नहीं बताता। ऐसा आरोप राजस्थान में लगा है, जहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाते हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि इसके पीछे योग्यता से ज्यादा शिक्षा मंत्री के कद, पद और रुतबा काम आया है। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अच्छी खासी नौकरी वाली इसी नवाबी के लिए नौजवान मोटी मोटी किताबों को दिन रात एक करके पढ़ते हैं। लेकिन आरोप है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी राजस्थान में प्रशासनिक सेवा का इम्तिहान कराने वाले आयोग में चयन कराना है तो रिश्तेदारी भी बहुत काम आती है। रिश्तेदारी जो अगर शिक्षा मंत्री से हो तो क्या कहने। मंगलवार को राजस्थान में राज्य प्रशासनिक सेवा 2018 का नतीजा आया तो पता चला कि राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बहू प्रतिभा पुनिया, बहू के भाई गौरव पुनिया और बहू की बहन प्रभा पुनिया का भी चयन हुआ। अब शिक्षा मंत्री के बहू और बहू के भाई बहन राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चुन लिए जाएं, इस पर किसी को क्या आपत्ति। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि इस चयन के पीछे रिश्तेदार हुए मंत्री जी तो डर काहे का वाली कहानी है।
बीजेपी के आरोप के मुताबिक शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा की बहू प्रतिभा को लिखित परीक्षा में 50% अंक मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में 80%। बहू प्रतिभा के भाई गौरव को लिखित परीक्षा में 47% नंबर मिलते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इन्हें भी 80% नंबर मिला। शिक्षा मंत्री की बहू की बहन प्रभा प्रशासनिक सेवा के रिटन एग्जाम में करीब 46% नंबर पाती हैं, लेकिन इंटरव्यू में ये भी 80% नंबर पा जाती हैं। जहां राजस्थान प्रशासनिक सेवा की टॉपर भी इंटरव्यू में सिर्फ 77 नंबर पाती है, वहां शिक्षा मंत्री के 3 रिश्तेदार 80% नंबर हासिल करते हैं। चौथे नंबर के टॉपर को इंटरव्यू में सिर्फ 67 नंबर मिलते हैं, लेकिन मंत्री जी की बहू एंड फैमिली को 80 नंबर। इस तरह से राजस्थान के कुछ और मेहनतकश नौजवान जो आरएएस लगने चाहिए थे, उनके हकों पे सीधा सीधा कुठाराघात किया गया है और ये पद का दुरुपयोग का मामला बनता है। किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटन टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। यह एक तरह से इतना गंभीर अनियमितता का नमूना पेश हुआ है कि आरपीएससी में भी इस प्रकार की अनियमितताएं होकर अयोग्य को योग्य बना दिया जाता है और योग्य को अयोग्य बना दिया जाता है। अब मुद्दा ये कि इसकी जांच कैसे होगी। बीजेपी के आरोप सच्चे हैं या वाकई राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बेटे की ससुराल वाली नौजवान इतने योग्य हैं कि टॉपर से ज्यादा नंबर इंटरव्यू में पा जाते हैं। जांच इसलिए जरूरी है कि अगर सच नहीं पता चला तो मेहनत करने वाले हजारों युवाओं का इम्तिहान की पारदर्शिता पर भरोसा टूट जाएगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।